स्टूडेंट ओके बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो के साथ हम अपने अध्याय नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इस वीडियो के साथ अपन इस पार्ट को, जो तीसरा नंबर का अपना लेसन है, उसको शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, तो इसमें अपन पढ़ेंगे मानव जनन के बारे में कि मानव में आखिर लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक तो होता नहीं है। तो लैंगिक जनन किस तरह से होता है, कौन कौन से अंग होते हैं, किस तरह से युग्मक बनते हैं, निषेचन होता है, किस तरह से भ्रूण बना, युग्मनज बना, उसका रोपण कैसे हुआ और उसका विकास कैसे होता है, तमाम बातें हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। बाकी की वीडियो देखने के लिए आपको अपने ओके बायोलॉजी बाई BSS के नाम पर क्लिक करना है। उसके अंदर जाके आपको प्लेलिस्ट ओपन करके बाकी की जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के जो वीडियो आप उसको देख सकते हैं और उनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज़ और है, आपको प्रत्येक वीडियो की PDF है, वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर PDF डाउनलोड लिंक के अंदर, आप जैसे ही उस लिंक पर टच करोगे, क्लिक करोगे, आप सीधे ही PDF डाउनलोड लिंक पर पहुंच जाओगे और वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो प्रत्येक वीडियो की PDF आपको पहुंचा रहे हैं, उस वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 3। देखिए, मानव एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी का मतलब है नर और मादा अलग अलग, क्योंकि मानव में नर एवं मादा जनांग अलग अलग प्राणियों में उपस्थित होते हैं। नर अलग होता है, मादा अलग होती है। तो इसका मतलब मनुष्य एक लिंगी प्राणी होता है। मानव लैंगिक जनन करने वाला प्राणी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई अलैंगिक जनन नहीं होता है मानव में, केवल और केवल एक ही विधि से जनन करता है, वो है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन से ही मानव में जनन हो सकता है। मानव सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी कौन होते हैं? क्योंकि ये अर्थात मानव सुविकसित शिशुओं को जन्म देते हैं। तो जो सुविकसित शिशुओं को जन्म देते हैं अपने समान, बिल्कुल अपने समान, सुविकसित अपने समान, ये भी आप जोड़ सकते हो चाहे इसके अंदर एक वर्ड, क्योंकि मानव सुविकसित अपने समान शिशुओं को जन्म देते हैं, तो ऐसे प्राणी क्या कहलाते हैं? सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी। तो ये इंट्रोडक्शन था। अब देखते हैं, देखिए कि एक आपको एक चार्ट के द्वारा आपको पढ़ा देखते हैं कि अपन के किस तरह से लैंगिक जनन होता है। बाकी अब डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। देखिए, नर प्राणी है जिसको अपन पुरुष या मेल भी कहते हैं। नर या पुरुष, मेल। एक होता है मादा प्राणी, या जिसको स्त्री, महिला या फीमेल्स भी कहते हैं, या फीमेल भी कहते हैं। नर में होता है नर जनन तंत्र, मादा में होता है मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र का प्रमुख जननांग वर्षण होते हैं। मादा जनन तंत्र के प्रमुख जननांग अंडाशय होते हैं। तो नर जनन तंत्र के प्रमुख अंग कौन होते हैं? वृषण। मादा के प्रमुख जननांग कौन होते हैं? अंडाशय। इनको प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। इनको क्या कहेंगे अपन? प्राथमिक जनन अंग या प्राथमिक जननांग। वर्षण को भी हम क्या कहेंगे? प्राथमिक जनन अंग या जननांग कहेंगे, क्योंकि ये युग्मकों का निर्माण करने वाले हैं। वर्षण नर युग्मक का निर्माण करता है। उस और नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अपन कहते हैं शुक्र जनन, जो इसको कंप्लीट अपन पढ़ने वाले हैं। इसी तरह से मादा में मादा युग्मकों का निर्माण होता है और उसको हम कहते हैं अंड जनन। क्या कहेंगे उसको? अंड जनन। तो नर युग्मक बनने की प्रक्रिया शुक्र जनन, मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया अंड जनन। अब ये जो नर युग्मक होता है उसका क्या नाम होता है? उसका नाम होता है शुक्राणु। और मादा युग्मक का नाम होता है, या तो उसको अंडाणु कह देते हैं या अंड कोशिका कह देते हैं, या oocyte, या इसको ओवम भी अपन लिखते हैं, ओवम या oocyte ज़्यादातर, या अंडाणु या अंड कोशिका का अपन इसको उपयोग करते हैं। तो अब यहाँ पर शुक्राणु बन गया, अंडाणु बन गया। ये अगुणित रचना ही होती है, यानी इसमें गुणसूत्र आधे आधे रहते हैं, अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा ये बन जाती है। ये भी अगुणित है, ये भी अगुणित है। अगुणित का मतलब है इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं और इसमें भी 23 गुणसूत्र होते हैं, और पूरे मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इसमें भी आधे आधे गुणसूत्र हो गए। अब इनका हो गया निषेचन। देखो, ये
जब शुक्राणु मादा जनन वाहिनी में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, मादा की जो अंडवाहिनी होती है, मादा की जो अंडवाहिनी होती है उस अंडवाहिनी में निषेचन की प्रक्रिया होती है, यानी दोनों युग्मक जब मिलन करते हैं तो उसको निषेचन कहते हैं। और ये निषेचन कहाँ होता है, अंडवाहिनी में, जिसको हम डिंप वाहिनी भी कहते हैं, डिंब वाहिनी या ओविडक्ट भी इसको कहते हैं। तो इसमें निषेचन हो गया। निषेचन के उपरांत क्या बन गया, द्विगुणी संरचना जाइकोट बन जाएगी। फिर इस युग्मनज में होगा विदलन। विदलन का मतलब है एक तरह से ये टुकड़ों में बंटने वाला है, इसमें कोशिका विभाजन होने वाला है। तो ये इसमें विदलन होता है। विदलन के पश्चात सबसे पहले अवस्था आती है जिसको अपन मोरुला अवस्था कहते हैं। मोरुला का निर्माण होता है जो 16 कोष की अवस्था होती है। मोरुला के बाद में ये विदलन होता रहेगा। फिर कोरकपुटी अवस्था आएगी जो ब्लास्टुला की एक अवस्था है, कोरकपुटी अवस्था। जब कोरकपुटी बन जाएगी तो ये कोरकपुटी गर्भाशय, जो मादा का गर्भाशय है उसकी जो सबसे भीतरी परत होती है अंतः स्तर, जिसको एंडोमेट्रियम भी कहते हैं, उसमें उसका रोपण हो जाएगा। रोपण का मतलब वो उससे चिपक जाएगा, ये कोरकपुटी उससे चिपक जाएगी और 9 महीने तक इसका यहीं पर विकास होने वाला है। जब ये कोरकपुटी गर्भाशय के अंतः स्तर यानी एंडोमेट्रियम में रोपित हो जाती है तो 9 महीने फिर इसकी गर्भावस्था के दौरान यहाँ पर इसका विकास होगा। और ये 9 महीने में इसमें तमाम प्रकार के अंग बनेंगे, जितने भी सिस्टम है वो बन जाएंगे। और फिर 9 महीने तक इसका पूर्ण विकास हो जाता है तो प्रसव की क्रिया के दौरान इस शिशु का जन्म हो जाता है। तो इस तरह से लैंगिक जनन ये काफ़ी जटिल और एक लंबी प्रक्रिया है मानव में। तो इसको अपन हमने एक इंट्रोडक्शन के रूप में इसको पढ़ा है। तो अब जो मेन हमारा टॉपिक है वो अपन शुरू करने जा रहे हैं, नर जनन तंत्र। देखिए नर जनन तंत्र, तो अपना मेन जो टॉपिक है वो ये है नर जनन तंत्र, या जिसको पुरुष जनन तंत्र या नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। तो देखिए हमारा जो नर जनन तंत्र होता है वो शरीर के श्रोणि क्षेत्र, पेल्विक रीजन, जो हमारे जस्ट उदर गुहा यानी पेट के नीचे जो क्षेत्र है जहाँ पर दोनों फीमर अस्थियाँ जुड़ती है, वो क्षेत्र हमारा श्रोणि क्षेत्र कहलाता है। तो श्रोणि क्षेत्र या पेल्विक रीजन में नर जनन तंत्र पाया जाता है। नर जनन तंत्र, अब तंत्र है तो तंत्र का मतलब है ये बहुत सारे अंगों से बना होगा। नर जनन तंत्र अनेक अंगों से मिलकर बना होता है, जिनको 3 भागों में अपन बांट सकते हैं। तो जो टोटल पूरा नर जनन तंत्र है उसको अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले देखो प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग कहते हैं अपन वर्षण को, जिसको टेस्टिस भी कहते हैं। ये एक जोड़ी होते हैं। इनको प्राथमिक जनन अंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, ये युग्मकों का निर्माण करते हैं। तो ऐसी संरचना जो युग्मकों का निर्माण करेगी उनको अपन प्राथमिक जनन अंग कहेंगे। तो नर में तो होता है प्राथमिक जनन अंग वर्षण और मादा में हो जाएगा अंडाशय। तो पहला है प्राथमिक जनन अंग जो हम वर्षण या टेस्टिस कहते हैं, ये एक जोड़ी होते हैं, गोलाकार अंडाकार होते हैं। दूसरे होते हैं सहायक या द्वितीयक जनन अंग जिनको कहते हैं। इसमें कौन कौन होगा, एक तो होगा वर्षण कोष जिसमें वर्षण स्थित होंगे, इसको अपन बोलेंगे स्क्रोटल सेक, ये एक जोड़ी होगा। ये भी अपन चित्र बना के देखेंगे अभी। एक होता है अधिवर्षण जिसको अपन एपिडिडाइमिस कहते हैं, ये भी एक जोड़ी होता है। स्क्रोटल सेक यानी थैला होता है, जिस थैले के अंदर ये वर्षण सुरक्षित रहते हैं। अधिवर्षण, ये वर्षण के ऊपर एक संरचना होगी कोमे के आकार की, बहुत एक कुंडलित नली होगी जिसको अपन एपिडिडाइमिस बोलेंगे। फिर होती है शुक्रवाहिनियाँ, वोस डिफरेंस। वोस का मतलब वेसल्स या वाहिनी और डिफरेंस का मतलब होता है ले जाने वाली। तो ये शुक्राणुओं को ले आगे ट्रांसफर करेगी, ऐसी नलिकाएँ होती है जिनको अपन शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस कहते हैं। ये भी एक जोड़ी पाई जाती है अपने नर के अंदर। तो वर्षण कोष एक जोड़ी, अधिवर्षण एक जोड़ी, शुक्रवाहिनी एक जोड़ी, और फिर सबसे बाहरी जो पार्ट होगा, बाह्य जो जननांग होंगे उनको अपन सिसन या पेनिस कहते हैं, ये एक होगा। तो ये तो द्वितीयक जननांग या सहायक जनन होंगे। इसके अलावा कुछ सहायक जनन ग्रंथियाँ भी पाई जाती है जो कि विशेष प्रकार के रस का स्राव करेगी, तो वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो जैसे ये शुक्राशय है जिसको अपन सेमाइनल वेसिकल कहते हैं, ये एक जोड़ी होता है नर के अंदर। शुक्राशय जो एक पीले रंग का क्षारीय पदार्थ का स्राव करेगा, पीले क्षारीय पदार्थ का स्राव करेगा ये।
तो ये अपने 60% बनाएगा अपने वीर्य का। इस तरह से ग्रंथियों की प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, देखो सेमाइनल वेसिकल में सीमन का वेसिकल होगा, एक थैला होगा, इसके अंदर सीमन का ये 60% भाग बनाएगा। दूसरी ग्रंथि होती है प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये एक होती है, ध्यान रखिएगा, ये सिंगल ही होती है केवल, ये शुक्राशय तो एक जोड़ी है, प्रोस्टेट एक होती है। फिर एक ग्रंथि और होती है काउपर की ग्रंथि। तो काउपर, एक विलियम काउपर नाम का एक साइंटिस्ट था। कौन था? विलियम काउपर। इसने इसको खोजा था और इसके कारण इसके नाम पर इसका नाम काउपर ग्रंथि हो गया। इसको बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। बल्बो यूरिथ्रल का मतलब है एक यूरिथ्रा होता है, जो अपन मूत्र मार्ग को यूरिथ्रा कहते हैं अपन। इसके दोनों तरफ ये अंडे की या बल्ब की आकृति की तरह स्थित होती है, इस तरह से। तो इसको क्या कहते हैं? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये भी एक जोड़ी होती है। तो ये इस तरह से 3 तरह के जननांग, प्राथमिक जननांग, सहायक जननांग और सहायक जनन ग्रंथियाँ, ये हमारे नरजन तंत्र का कंप्लीट एक अंग होता है। तो इन सबको अपन एक अब डायग्राम के अंदर दिखाने वाले हैं, इसको चित्र के अंदर दिखाने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अपन इसका चित्र बना के देख लेते हैं। देखिए नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बना लेते हैं। श्रोणी चित्र को एक साइड से दिखाते हुए अपन इसका चित्र बना लेंगे। तो देखिए क्या होता है कि अपने अंदर श्रोणी क्षेत्र के अंदर ये नरजन तंत्र स्थित होता है। तो अपने अंदर होते हैं एक जोड़ी वर्षण। तो ये जैसे एक वर्षण है, ये जैसे एक सिंगल अपन दिखा देते हैं। ये जो वर्षण होते हैं ये एक थैले के अंदर स्थित होते हैं। इस तरह का एक थैला होता है, इस थैले के अंदर स्थित होते हैं ये इस तरह से। ये तो वर्षण है, ये थैले के अंदर स्थित है, इसको अपन बोलेंगे वर्षण कोश, इसको वर्षण कोश कहेंगे। ये जो वर्षण है अंडाकार संरचना में दिख रहा है, ये वर्षण है। इसके अंदर शुक्राणु बनेंगे और फिर शुक्राणु है वो बाहर की तरफ निकलेंगे। इसके बाहर होगी एक बहुत ही कुंडलित कोमे के आकार की संरचना, इस तरह से एक कुंडलित संरचना होगी। जो अपने इंदी का कोमा होता है उस कोमे के आकार की संरचना होती है, और फिर इससे एक नली निकलेगी इस तरह से। इसके अंदर से फिर एक नली निकलेगी जिसको अपन शुक्रवाहिनी, ये 1 मीटर लंबी संरचना होती है। ये जो आप देख रहे हैं इसको अधिवर्षण कहेंगे। फिर अधिवर्षण से एक नली निकलेगी, मोटी नली। ये क्या करेगी, ये ऊपर जाके ये यहाँ पर होगा, देखिए अपना मूत्राशय यहाँ पर होगा। यहाँ पर आके मूत्रवाहिनी खुल रही है और ये मूत्राशय है। अब ये मूत्राशय से क्या होगा, यहाँ पे ये मूत्र मार्ग निकलेगा और ये मूत्र मार्ग फिर इस तरह से बाहर की तरफ जाके खुलेगा। ये मूत्र मार्ग है जिससे मूत्र जाने का रास्ता है। अब ये शुक्रवाहिनी देखिए, ये है मूत्रवाहिनी। अब ये शुक्रवाहिनी इस तरह से जाएगी और इस जो मूत्र वाहिनी है इसके राउंड लगाएगी एक बार, इस तरह से ये जा रही है। 45 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है जो इस पर से राउंड लगा के फिर इसके नीचे से निकलेगी इस तरह से। यहाँ से फिर से ये निकल आएगी इस तरह से, ये निकल गई देखिए इस तरह से। और फिर ये यहाँ पर आके देखिए यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ये इस मूत्र मार्ग जुड़ेगी तो यहाँ पर एक थैली जैसी संरचना होगी जिसको हम कहने वाले हैं शुक्राशय। और फिर ये एक जगह इकट्ठी होकर यहाँ पर खुल जाती है और इसी जगह पर एक सिंगाड़े की आकृति की ग्रंथि पाई जाएगी। यहाँ पर उस ग्रंथि को हम कहने वाले हैं ये सिंगाड़े के आकार की ग्रंथि।
ये इसको हम कहेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे यहाँ पर अंडाकार का ऊपर ग्रंथियाँ होती है। तो ये तो देखिए, ये जो संरचना आपको दिख रही है अंदर से एक सेप्टा होते हैं इसके अंदर। ये तो हो गया वृषण। वृषण स्थित होते हैं वृषण कोश में। अंग्रेजी हमने ऊपर लिख लिखी, उसको आप देख सकते हो। वृषण कोश में स्थित होते हैं। इसकी सुरक्षा के लिए होता है, ये शरीर से बाहर रखते हैं इसको। वृषण के बाहर की तरफ आपको कोमे के आकार की 1 मीटर लंबी संरचना दिखेगी, कोमे के आकार की, जिसको अपन कहेंगे अधिवृषण। देखो, अधिवृषण का मतलब है ये अपने वृषण के ठीक ऊपर की तरफ स्थित होती है। अधिवृषण से फिर एक नली निकल रही है, इस नली को हम कह रहे हैं शुक्रवाहिनी। हम सिर्फ एक साइड का आपको दिखा रहे हैं, बाकी दो ये एक जोड़े होते हैं। शुक्रवाहिनी हो गई। अब शुक्रवाहिनी इस तरह से ये 45 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है, यहाँ तक आ गई है। ये जो आपको थैली संरचना दिख रही है, इस थैली संरचना को अपन कहेंगे शुक्राशय। इस शुक्राशय से एक नली निकलती है, और इसी तरह से ये जो नली आ रही है ये शुक्रवाहिनी है। शुक्रवाहिनी और शुक्राशय की नली मिलकर फिर आगे जो नली बनाती है, ये जो देखिए आप, ये तो शुक्राशय से नली आ रही है, ये शुक्राशय का स्राव इसमें आता रहेगा। और इसी तरह से ये यहाँ से शुक्राणु जा रहे हैं इस शुक्रवाहिनी से होते हुए। तो इस वाहिनी को जहाँ से शुक्राशय की नली और ये शुक्रवाहिनी दोनों आगे जाकर मिलकर फिर इस, ये जो आप देख रहे हो ये नली देख रहे हो जो मूत्राशय से निकल रही है, यानी इसको तो हम कहेंगे मूत्राशय। ये वहीं पर होता है। और ये होती है मूत्रवाहिनी जो कि किडनी से आ रही है। ये जो है संरचना, ये नली जो दिख रही है आपको, ये मूत्र मार्ग है। ये देखिए, ये मूत्र मार्ग है पूरा। अब यहाँ पर ये जो शुक्राशय की नली और शुक्रवाहिनी आगे जाकर मिलकर जो एक कंबाइंड नली बना रही है दोनों, इसको अपन बोलेंगे स्खलन वाहिनी। क्या कहेंगे इसको? स्खलन वाहिनी। इसको लिख देते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अपन इजाकुलेटरी डक्ट। क्या बोलेंगे इसको? इजाकुलेटरी डक्ट। स्खलन वाहिनी, ये स्खलन वाहिनी है। ये जो आपको दिख रही है दोनों जगह एक जगह मिलकर फिर आ रही, ये जो आपको सिंगाड़े के आकार की जो ग्रंथि है दिख रही है, ये ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्रंथि जो कि एक वाइट कलर सफ़ेद रंग का एक क्षारीय तरल बनाएगी, सफ़ेद क्षारीय तरल बनाएगी। और ये जो आपको ग्रंथि दिख रही है, ये जो अंडाकार या इस यूरिथ्रा के यानी दोनों तरफ, इसको अपन कहेंगे बल्बो यूरिथ्रल। क्या कह देंगे इसको? इधर लिख देते हैं अपन। देखिए, ये जो ग्रंथि है इसको इधर लिख देते हैं, ये कहलाएगी काउपर या बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, जो कि एक जोड़ी है, दिख रही है आपको। अब ये मूत्र मार्ग देखिए, यहाँ पर आके ये जो स्खलन वाहिनी है यहाँ पर आकर ओपन हो गई, तो ये इधर से ये इसमें तो मूत्र भरा है, तो मूत्र भी इसी नली से आ रहा है। और एक समय ऐसा आता है कि इसमें शुक्राणु भी इसी नली से आता है। तो ये जो हमारा यूरेथ्रा आता है, ये शुक्राणु के लिए और मूत्र के लिए एक कॉमन मार्ग का काम करता है। एक समय इसमें मूत्र भी आता है, तो एक समय जब इजैकुलेशन की बात आती है तो यहाँ से शुक्राणु भी आते हैं। तो ये बाहर की तरफ क्या होता है, फिर ये जो मूत्र मार्ग होता है ये बाहर की तरफ जाके जो अपना आउटर पार्ट होता है इसका, आपका पेनिस का, जिसको इस तरह से ये आउटर पार्ट होता है, यहाँ पर आकर ये ओपन हो जाता है, ये इस तरह से। तो ये यहाँ पर आकर खुल गए एक छिद्र के द्वारा। तो इस संरचना को हम कहेंगे सिस्सन या पेनिस कहेंगे इसको। और इसका जो अग्र भाग होगा उसको अपन सिस्सन मुंड या ग्लैन पेनिस भी कह देंगे। सिस्सन मुंड या ग्लैन पेनिस इसको बोल देंगे। तो कहने का मतलब है इसके अंदर
ये अपना एक नर जनन तंत्र है। तो एक बार आपको फिर से बता दें, देखिए ये एक वृषण है और वृषण एक खोल में स्थित है। ये आपको दिख रहा है, ये खोल है, ये खोल है एक, जिसमें वृषण सुरक्षित रहते हैं। ये शरीर से बाहर लटके हुए रहते हैं। वर्षण के बाहर आपको 1 मीटर लंबी कुंडलित नलिका दिखेगी, जिसको अधिवर्षण कहेंगे। अधिवर्षण से एक 45 सेंटीमीटर लंबी नलिका निकलेगी, जो कि ऊपर जाकर जो मूत्रवाहिनी होती है उससे एक लूप बनाते हुए फिर शुक्राशय की नली के साथ मिलकर मूत्र मार्ग से जुड़ जाती है आगे जाके। और यहीं पर होती है एक सिंगाड़े की आकृति की प्रोस्टेट ग्रंथि। ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है? सफ़ेद क्षारीय तरल का निर्माण करती है। और ये एक आपको बताया था शुक्राशय, तो शुक्राशय ये पीले क्षारीय तरल का निर्माण करेगी, पीले क्षारीय तरल का निर्माण करेगी। तो और सिंगाड़े के आकार की जो प्रोस्टेट ग्रंथि, उसके ठीक नीचे एक ग्रंथि और होती है, जिसको हम क्या, एक जोड़ी ग्रंथि जिसको काउपर या बल्बोयूरेथ्रल बोलते हैं। तो ये बल्बो या काउपर जो ग्लैंड होती है, ये एक बिल्कुल पारदर्शी चिकने पदार्थ का स्राव करती है। पारदर्शी चिकने पदार्थ का स्राव करती है। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ये पदार्थ सीक्रेट होता है। और फिर देखिए ये सारे स्राव, यहाँ से शुक्राशय का स्राव, जो शुक्राणु आ रहे हैं वो प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव, सारे इस नली के अंदर मिक्स हो जाते हैं और फिर वहाँ पर बनता है एक वीर्य। तो जब जनन की बात आती है तभी इस मूत्र मार्ग से शुक्राणु बाहर निकलते हैं। और जब मूत्र की बात आती है तो इस नली से, मूत्राशय से मूत्र भी बाहर निकलता है। तो ये जो मूत्र मार्ग है, ये दोनों का कॉमन एक मार्ग की तरह काम करता है। तो हमने सारे इसके अंदर जितने भी हमने ऊपर सारे अंग है, वो अंग हमने इसके अंदर देख लिए हैं। तो आशा है कि आपको ये संरचना वो ज़रूर समझ आएगी। अगर आपको दोनों चित्र देखने हैं तो आप इस तरह से इसको देख सकते हो। देखो कि ये हमारे एक जोड़ी वर्षण होते हैं, ये दोनों वर्षण खोल में स्थित होते हैं इस तरह से। और ये हो गया हमारा मूत्राशय, और मूत्राशय से निकल रहा है ये मूत्र मार्ग। अब इससे एक अधिवर्षण एपिडिडाइमिस निकलेगा, एक कुंडलित नलिका 1 मीटर। फिर इससे एक नली निकलेगी, वो नली है वो इसके राउंड लगाते हुए इस तरह से आएगी। और वो यहाँ पर एक ग्रंथि की नली है, वो यहाँ पर खुलेगी और इस तरह से एक नली, जैसे इसको अपन नली दिखा देते हैं इस तरह से, और ये स्खलन वाहिनी के रूप में यहाँ खुल गई, ओपन खुल गई। इसी तरह से इससे भी एक अधिवर्षण, इसके अंदर भी अधिवर्षण है, ये यहाँ से भी एक नली आएगी और वो इसके राउंड लगाते हुए इस तरह से आ जाएगी। और ये भी फिर शुक्रवाहिनी से नली से मिलकर यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो ये यहाँ पर देखिए खुल चुकी है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक सिंगाड़े की आकृति की प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है, यहाँ पर जिसके कई लूप होते हैं, और यहाँ पर होती है काउपर ग्रंथि। तो ये सारे, और फिर ये यहाँ पर अपना ग्लैंड पेनिस बन जाता है ये इस तरह से। तो ये दोनों सामने से जो चित्र होता है वो इस तरह का होता है कि सामने से लिया गया। ये एक हमने साइड से चित्र बनाए, अगर सामने से बनाते हैं तो अपन दोनों। तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ी तो क्या हो गए, ये वर्षण हो गए, एक जोड़ी तो वर्षण हो गए, एक जोड़ी अधिवर्षण हो गई, एक जोड़ी शुक्रवाहिनियाँ हो गई, एक जोड़ी शुक्राशय हो गए, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होगी, 2 काउपर ग्रंथि होगी, एक आपका मूत्रमार्ग हो गया और एक पेनिस हो गया। तो ये हमने पूरे एक चित्र एक साइड से हमने देख के बनाया इसको। ये हम सामने से जब देखते हैं तो इस तरह का हमें डायग्राम शो होता है। तो नरजनतंत्र आपको अगर चित्र बनाना तो ये चित्र आप परीक्षा में बना सकते हो अगर आपको दिया जाता है। तो चित्र ये हमारा हो गया नर जनन तंत्र का। इसको आप प्रैक्टिस करना बना के, तो आपको बनाना ये आपको इजीली दिख जाएगा। थैंक यू।